Assalamu alaikum everyone, I'm Dr. Hajra Niaz and I really hope that you're all doing well. आज मैं आपको इंग्लिश एस्से के बारे में कुछ सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो शायद आपकी अप्रोच भी बदल देंगे और आपके पास होने के प्रॉस्पेक्ट्स भी। अब आप सोचोगे कि ये इंग्लिश एस्से के ऊपर ही क्यों इतनी वीडियोस बनाती है, ये इंग्लिश कॉम्पोजिशन, इंग्लिश स्ट्रक्चर, इनके ऊपर ही क्यों इतनी वीडियोस बनाती है व्हेन टॉकिंग अबाउट सीएसएस। So definitely my purpose is to simplify CSS for you people, to break the myths, to break the chains, the shackles, वो जो जंजीरें हैं जिनमें आप लोग जकड़े हुए हो, जिसकी वजह से आप एक आसान चीज को पास नहीं कर पा रहे हो। मतलब मेरे लिए अगर मुझे कोई कहता है कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे किया है विद योर हाउस जॉब, तो मुझे अब ये चीज बड़ी फनी लगती है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब मैं एग्जाम देने के लिए बैठने लगी थी, जब मेरे पास 5 से 6 महीने थे मेरे हाउस जॉब के, जब मैं ट्रबल में थी, उस वक्त हर बंदे ने मुझे यही कहा कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। उसकी वजह यह है कि यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर वोकैबुलरी, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर नॉलेज बेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन मिथ्स ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया मेरी तैयारी में, एंड आई डोंट वांट दैट फॉर यू पीपल। तो पहले तो ये है कि कोशिश तो यही है कि हर चीज आपके लिए सिंप्लीफाई करूँ। पर इंग्लिश एस्से और कॉम्पोजिशन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अगर मैं बना रही हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना रही हूँ, तो उसकी वजह यह है कि मेरा मेजर डोमेन ही है। ठीक है, मैं पढ़ा ही ये रही हूँ, 24 बैचेस को पढ़ा चुकी हूँ, अभी 25वां मैं इंशाल्लाह अनाउंस करने वाली हूँ अपना इंग्लिश एस्से कॉम्पोजिशन का बैच। आई हैव बीन राइटिंग एस्से सिंस माई चाइल्डहुड। मतलब मुझे याद है कि मैंने अपना जो पहला एस्से लिखा था वो शायद सेकेंड ग्रेड में लिखा था। आई हैव बीन एडिटिंग माई स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मैगजीन्स, और बाकी है कि इंग्लिश के साथ बहुत लंबा एक नाता, इंग्लिश ही नहीं उर्दू के साथ भी, राइटिंग के साथ बेसिकली एक बहुत लंबा चौड़ा नाता है। सो अगर एक चीज़ मुझे अपनी बेसिक कैपेसिटी में, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी आती है, और एक चीज़ मैंने सीएसएस के लिए भी जब तैयार की, तो उस जर्नी ने मुझे सिखाया कि ये चीज़ क्या चीज़ आपको फेल करा देगी और क्या तरीके हैं जिनसे आप इसे पास कर सकते हो। और अब जब मैं वो पढ़ा भी रही हूँ और 24 बैचेस से अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से भी सीख रही हूँ कि क्या गलतियाँ होती हैं, तो डेफिनेटली आई कंसिडर इट एज अ ड्यूटी ऑन माई शोल्डर्स, ऑन माई पार्ट, कि मैं आप लोगों तक वो कन्वे करूँ। तो देखिए जी, अगर 98% बच्चे हर साल CSS का जो ऐसे है पर्टिकुलरली उसको फेल कर देते हैं। कॉम्पोजिशन के भी अपने कुछ तरीके हैं, ठीक है, कॉम्पोजिशन को करने के कुछ तरीके हैं, और कॉम्पोजिशन में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में, जिनको बहुत हाइप किया जाता है, ठीक है, जिनके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, ठीक है, मगर दे आर नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। और कुछ चीज़ें जो बहुत सिग्निफिकेंस रखती हैं मगर बच्चों को उनका बताया तक नहीं जाता, तो वो खैर हम अलग से बात करेंगे। मैं करती भी रही हूँ, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है प्रेसी के ऊपर भी, शायद कॉम्प्रिहेंशन पे भी बनाई है, दोबारा बना दूंगी, बट अभी पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम ऐसे तक महदूद रहते। तो देखिए जी, ऐसे में अगर 98% बच्चा फेल होता है, तो उसकी वजह यह है कि बच्चों का फोकस सिर्फ दो चीज़ों पे होता है। और बच्चों की गलती नहीं होती, एस्पिरेंट्स की गलती नहीं होती, गलती होती है गलत मेंटोर्स की, गलत पीयर्स की, जो उनको गलत तरफ लगा देते हैं। और जो एक सोसाइटी के अंदर जो एक आपके पास ये स्ट्राटा है एस्पिरेंट्स का या सीएसएस से रिलेटेड लोगों का, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका, उनके अंदर कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स बन गए जो बच्चों तक प्रोपोगेट कर दिए जाते हैं, फिर बच्चे जो है उन्हीं को लेके चलते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों का जो फोकस होता है वो दो एरियाज पे होता है, बाकी एग्जाम्स में भी मगर एसए में पर्टिकुलरली। एक ये कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गैदर करें, क्योंकि ये हमारे नॉलेज का इम्तिहान है, ये नॉलेज की रेस है। उन्हें पाकिस्तान से 200 ऐसे लोग चाहिए जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है। सेकेंडली, वो ये समझते हैं कि क्योंकि कोई बेचारा सरकारी स्कूलों से आया है, सरकारी यूनिवर्सिटीज से आया है, कोई बेचारा किसी उर्दू मीडियम स्कूल से आया है, गांव में रहा था सारी जिंदगी, अब सीएसएस का ख्वाब लेके आया है, उसे किसी ने कहा कि तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारे मुल्क का, तुम कर लोगे। अब वो अपने साथ लम्स वालों को देख रहा है, अपने साथ जो है वो बड़ी बड़ी और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को देख रहा है, आईबीए से कोई आया है, कोई नस्ट से आया है, ठीक है, कोई फॉरेन ग्रेजुएट है, और वो अब जब उन्हें देखता है तो उसके माइंड में फिर ये बात आती है कि इनको तो बहुत अंग्रेजी आती है। और एक मिथ भी है कि ये अंग्रेजी का इम्तिहान है, नॉलेज के बाद दूसरी चीज अंग्रेजी है जिसका ये इम्तिहान है। तो मुझे ना बहुत सारी अच्छी मोटी वोकैबलरी जमा करनी है, जिसके लिए टीचर्स सीधा सीधा एक रास्ता दिखाते हैं, डॉन। तो भाई वो बच्चा सारा दिन अपना डॉन पे खर्च कर देता है, पूरा पूरा दिन वो डॉन पढ़ता है, उससे वो लफ्ज निकालता है, उन लफ्ज को रटता है, फिर वो जीआरई की लिस्ट को भी उसे बता देता है, वो बैठ के उसको रटता है, वो बैठ के फ्लैश कार्ड्स बनाता है, स्टिकी नोट्स लगाता है अपनी दीवारों पे, और उसकी सारी सीएसएस जर्नी या तो अंग्रेजी रटने में लग जाती है और या नॉलेज जमा करने में।
हालाँकि आपके पास नॉलेज के लिए आपके ऑप्शनल्स हैं, दो कि उसमें भी नॉलेज के अलावा आपकी और बहुत सी स्किल्स मैटर करती हैं। आपके पास आपके कुछ कंपल्सरीज़ हैं लाइक जनरल साइंस एबिलिटी, जिनमें आपको नॉलेज चाहिए, जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। दो कि उसमें भी अगेन आपके पास आपकी वो राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी प्रेजेंटेशन और बाकी स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं, जिनका नहीं बताया जाता। बट चलो, उन चीज़ों में आप नॉलेज की बात कर भी सकते हो। ये जो आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश एसे कॉम्पोजिशन का, इसमें ना तो वो आपकी मोटी वोकैबलरी चेक कर रहा है, ना तो वो आपका फैंसी एक्सप्रेशन चेक कर रहा है कि आपने ज़िंदगी में कितनी किताबें पढ़ी और आपको शेक्सपियर जैसा लिखना आता है कि नहीं लिखना आता, और ना ही वो आपका नॉलेज चेक कर रहा है। बेसिकली वो इसमें आपका चेक जो कर रहा होता है वो उसने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली बता दिया। ठीक है, अगर मैं उस चीज़ को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूं, तो सबसे पहला पार्ट है रेलेवेंस, जिसको वो सबसे टॉप पे रखता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरा जो कोर्स होता है उसमें जो एसए का पोर्शन है, उसमें मेरा 60 to 70% टाइम बच्चों को रेलेवेंस सिखाने में लगता है। आई नेवर अप्रूव any essay and I never allow any student to go forward to go from me, ठीक है, to end that course, जब तक मैं ये इस चीज पे श्योर ना हूं कि अभी बच्चा रेलेवेंस सीख गया है। इसके ऐसे में रेलेवेंस के कोई नंबर नहीं काट सकता। देखो, रेलेवेंस ये होती है कि आपको जो टॉपिक दिया गया आप डायरेक्ट उस पर जंप करो और आप उसको प्रॉपरली ब्रेक करो इनटू वेरियस पार्ट्स, और उन पार्ट्स को आप एड्रेस करो, उनको मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो आप अलॉट करो। सेकेंडरी चीजों के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा अपना एम्फेसिस ना रखो। जैसे अगर आपके पास टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, आपने बस इंट्रोडक्शन दिया, ओवरव्यू में आप थोड़ा सा बता दो कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इट इज अ बिग थ्रेट ऑफ 21st सेंचुरी। देन आप जाओ डायरेक्ट कॉजेज पे, 7 से 8 पैराज उसको दो, एंड देन इफेक्ट्स पे जाओ, उस पे 7 से 8 पैराज दो, एंड देन कंक्लूड कर दो। ठीक है, अगर वे फॉरवर्ड देना भी है तो जस्ट एक पैरा के अंदर आप सारे वे फॉरवर्ड्स जो है उनको इकट्ठे कर दोगे, क्योंकि ये एक सेकेंडरी हेडिंग है। ठीक है, वे फॉरवर्ड पे कोई 4 से 5 पैराज नहीं, जस्ट 1 पैरा, उसी के अंदर आपने सारे वे फॉरवर्ड्स अपने जो है उनको इकट्ठे कर दिया, कंपाइल कर दिया। ठीक है, तो बच्चे ये तरीका होता है कि आपसे उसने मांगा क्लाइमेट चेंज, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। आपने एक ओवरव्यू में जल्दी से क्लाइमेट चेंज बताया बिकॉज इट्स नॉट अ थिंग ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, बेसिकली ऐसे इज अबाउट कॉजेज एंड इफेक्ट्स, और कॉजेज और इफेक्ट्स को आपने बराबर पैरास दिए और ज्यादा से ज्यादा पैरास दिए, 7 to 8 फॉर कॉजेज, 7 to 8 फॉर इफेक्ट्स। और वे फॉरवर्ड आपने बताना चाहिए आपको, ठीक है, आपका ऐसे आपका पॉजिटिव नोट पे सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपकी दिखाते हुए एंड होना चाहिए, तो आप वे फॉरवर्ड लाजमी दो, बट जस्ट 1 पैरा बिकॉज इट्स नॉट आस्क्ड इन द टॉपिक, सो इट्स सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी चीज जो है, इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना, ये आइडेंटिफाई कर पाना कि किस चीज को कितने आर्ग्यूमेंट्स अलॉट करने हैं, ये होती है रेलेवेंस। फिर आपकी फ्रेजिंग बहुत मैटर करती है रेलेवेंस के हवाले से। जैसे आप अगर एक टॉपिक देखते हो, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, तो आप बस इसे सीधा सीधा ऐसे ब्रेक करो। एक आपकी हेडिंग ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट या हाउ ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट, वही टॉपिक से आप मैक्सिमम कीवर्ड्स उठाओ। जैसे आप लोग, अब मेरी पोस्ट आप लोग क्यों देखते हो, क्योंकि इसमें जो टाइटल होता है उसमें ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे हैशटैग्स होते हैं जो सीएसएस से रेलेवेंट है। तो आप भी मैक्सिमम वर्ड्स अपनी जो मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है, मेन हेडिंग्स जिनके नीचे फिर आप फर्दर आर्ग्यूमेंट्स देते हो, उनमें आप मैक्सिमम वर्ड्स अपने टॉपिक से डिराइव करो। ठीक है, सो दैट एग्जामिनर नोज कि आपने टॉपिक को ब्रेक किया हुआ इनटू 2 to 3 पार्ट्स, और आप डायरेक्ट पहले पार्ट नंबर 1 को एड्रेस कर रहे हो, फिर पार्ट नंबर 2 को, फिर पार्ट नंबर 3 को, कोई फालतू बात आप नहीं कर रहे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे आया है कि डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स, बच्चे पहले बताते हैं डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन्स डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, फिर आपके पास फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूएन कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब आपसे वो नहीं मांगा गया। फिर हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे आप हमेशा कंटेम्प्रेरी जो लाइट होती है उसमें लिखते हो। ऐसे isn't something related to history until it is directly explicitly asked in your essay। ठीक है, आप हिस्ट्री को नहीं छेड़ते हो, आप डेफिनेशन और ये चीजें फजूल ऐसी लेमैन टर्म्स की नहीं देते हो, आप डायरेक्ट टॉपिक पे आओ। डेमोक्रेसी प्रोज एंड कॉन्स मांगा है, इंट्रोडक्शन दो, ओवरव्यू में लिखो कि डेमोक्रेसी या रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी, ठीक है, या राइज ऑफ डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी, सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ ऐसा लिख दो, एंड देन डायरेक्ट आओ। प्रोज ऑफ डेमोक्रेसी 7 से 8 पैरा उसे दिए, कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी 7 से 8 पैराज उसे दिए, एंड देन छोटा सा कोई वे फॉरवर्ड देते हो, एक पैरा में दो, एंड देन कंक्लूड। सो दैट्स हाउ यू इंश्योर रेलेवेंस। सेकेंड चीज होती है आपकी कोहेरेंस। आपका ऐसे बहुत स्मूथली ट्रांजिशन करे, बहुत अच्छी उसकी कोहेरेंस हो। इसके लिए मैं बच्चों को 3 लेवल पे ट्रांजिशन पढ़ाती हूँ, सेंटेंस, ठीक है, देन पैराग्राफ, एंड देन डोमेन।
ठीक है, बिकॉज सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स मिलके क्या बनाते हैं, डोमेन्स, डोमेन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऐसे। अगर मेरे सब सेंटेंसेस कोहेरेंट है तो मेरा पैराग्राफ अच्छा होगा, मेरे सब पैराग्राफ्स कोहेरेंट है तो मेरा डोमेन अच्छा होगा, और मेरे सब डोमेन्स कोहेरेंट है तो मेरा ऐसे अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको मैं हर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे इसलिए कोहेरेंस सिखाती हूँ, ट्रांजिशनिंग सिखाती हूँ कि आपके कोहेरेंस के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, सीएसएस एसए में, ये मैं नहीं कह रही, एफपीएससी अपनी वेबसाइट पे कहता है। थर्ड जो आपकी चीज है वो है आपका स्ट्रक्चर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि आपने अपना ऐसे जो है उसे स्ट्रक्चर कैसे किया, उसके लिए आपकी फॉर्मेटिंग, फिर आपकी अगेन एलोकेशन प्रॉपर करना, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स है वो सब बहुत मैटर करता है। स्ट्रक्चर की जब बात आती है ना, उसमें भी आपको फंसा दिया जाता है, एक्सपोजिटरी ऐसे है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है। बच्चे बेचारे यही आइडेंटिफाई करने में उनके लिए नई चीज होती है, जब वो ये नए लफ्ज समझ सुनते हैं तो वो कहते हैं बस यही ऐसे है, और वो बैठ के यही आइडेंटिफाई करते रह जाते हैं एग्जाम तक कि ये एक्सपोजिटरी ऐसे है, ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है। बच्चे ऐसे नहीं होता, आपके पास एक ही ऐसे में एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन इकट्ठे भी अप्लाई हो सकती है। यू कैन यूज वेरियस डिस्कोर्सेज इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। आपको जो असल में गाइड करने वाली चीज है वो आपका टॉपिक है, ना कि ये कौन सा थीम है और ये कौन सी टाइप। ठीक है, अगर आपको अपना टॉपिक समझना आता है कि इस टॉपिक में किस चीज को कितने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, इस टॉपिक में कहाँ पे एक्सपोजिशन अप्लाई करनी है यानी कि फैक्चुअल डाटा देना है, कहाँ पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेशन अप्लाई करनी है यानी कि एविडेंस बेस्ड मैंने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, थोड़ा सा आर्ग्यू करना है, कहाँ पे मुझे थोड़ा सा काउंटर साइड दिखानी है, कहाँ पे मुझे थोड़ा क्रिएटिव होना है। अगर आपको ये टॉपिक देख के समझना आता है, ठीक है, कि मेरे ऐसे का क्या स्ट्रक्चर हो, देन यू विल बी गुड टू गो। तो ये कैपेसिटी आपने बिल्ड करनी होती है। अब आप लोग खुद ये वीडियो सुनकर सोच लो कि क्या आप इन चीजों पे काम कर भी रहे हो, या आप भी डॉन पढ़ रहे हो, आप भी वोकैबुलरी जमा कर रहे हो, आप भी मोटे मोटे लफ्ज जमा कर रहे हो, और आप भी अपनी मोटी मोटी फैक्ट बुक्स बना रहे हो, नॉलेज जमा कर रहे हो, जो कि शायद आपको आपके ऑप्शनल्स और कंपल्सरी से भी मिल जाए, और आप जो ऐसे की मेन चीजें हैं जो एफपीएससी मांगता है उन पर कोई काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये दीज आर द थिंग्स, दैट्स द फूड ऑफ थॉट दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू पीपल, टू डिलीवर टू यू पीपल। अब एक अनाउंसमेंट कि मेरा अभी 25th एसे और कॉम्पोजिशन का बैच स्टार्ट हो रहा है। 24 बैचेस मैं पढ़ा चुकी हूँ, और अभी तक मेरी जो फी रही है मैं उसको भी थोड़ा इस बैच में कट डाउन करूंगी, बिकॉज इट्स द 25th बैच, इट्स द सिल्वर जुबली ऑफ मी टीचिंग एसे एंड कॉम्पोजिशन टू सीएसएस एस्पिरेंट्स। तो एज अ सेलिब्रेशन इसमें एक एक्स्ट्रा मॉक डालेंगे, इसकी फी थोड़ी कम रखेंगे, और पिछले सब बैचेस में हम 40 स्लॉट्स रखते थे, फिर अगेन 50 तक चला जाता था, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते थे तो इसमें हमने स्लॉट्स ही 60 रखे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, दैट्स द व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे व्हाट्सएप कर दो, विल बी अकोमोडेटिंग यू, विल बी कन्वेइंग द डिटेल्स टू यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब